हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है अपना वो है व्हाट इज़ द कार्बोनाइन की कार्बोनाइन क्या होते हैं। तो कार्बोनाइन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बोनाइन की स्पीसीज कब जनरेट होती हैं और कब ये बनती हैं। कार्बोनाइन के जैसे ही कार्बोकैटायन होते हैं वो कब बनते हैं, कार्बीन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल, ये स्पीसीज कब बनती हैं। कार्बोकैटायन हो चाहे एनायन हो या फ्री रेडिकल हो या नाइट्रीन वाली स्पीसीज हो या फिर कार्बीन हो, ये सभी के सभी रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट हम लोग किसको बोलते हैं? रिएक्टिव इंटरमीडिएट एक ऐसी स्पीसीज होती है जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो इनकी इंटरमीडिएट स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट के अगर कोई एग्जांपल पूछे तो लाइक द कार्बोकैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, ऐसे वाली स्पीसीज जो होती हैं वो इंटरमीडिएट रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्पीसीज होती है। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट मतलब ब्रेक होता है, रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक होता है। प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हम उसको हीट देते हैं, मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन, कोई थर्मल कंडीशन, केमिकल फोटोकेमिकल की प्रेजेंस में या फिर किसी थर्मल कंडीशन की थर्मल एनर्जी की प्रेजेंस में हम लोग किसी भी रिएक्शन को करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज भी आता है, नेगेटिव चार्ज भी आता है। तो ऐसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोलते हैं। और उन्हीं से ही मतलब रिएक्टिव इंटरमीडिएट एक ऐसी स्टेज होती है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एक बीच की स्टेज होती है जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट कार्बोनाइन। कार्बोनाइन का मतलब होता है कि कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज। कार्बो एनायन का मतलब है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का होना ही कार्बो एनायन कहलाता है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है जिसके अंदर इन विच कार्बन कैरी करता है 3 बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन कैरी करता है 3 बॉन्ड पेयर हो गए, मतलब ये एक ऐसा कार्बन होता है जिसके पास, मतलब वैसे तो कार्बन की कितनी टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की? 4 टेंडेंसी होती है कि वो 4 मतलब 4 बॉन्ड बनाने की उसके पास टेंडेंसी होती है कार्बन के पास। बट कार्बोनाइन एक ऐसी स्टेज होती है जब कार्बन 3 बॉन्ड पेयर बनाता है और एक पेयर में लोन पेयर को कंटेन करता है, या ये कहें कार्बन की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो 3 बॉन्ड पेयर कंटेन करता है और 1 लोन पेयर को कंटेन करता है। देज एवरी कार्बनाइन, जितने भी कार्बनाइन होते हैं पासिस, जितने भी कार्बनाइन होते हैं वो पासिस करते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे जो कार्बोनाइन होते हैं वो कंटेन करते हैं कि इनके पास ये अनशेयर्ड है, मतलब इसने किसी के साथ शेयरिंग नहीं की हुई है, ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड में क्या है? ये हमारे पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें 3 बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम के साथ। ऐसा जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज वाला होता है जिसमें 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर पाया जाता है। जो सेफ होती है ना ऐसे कार्बन, मतलब ऐसे कार्बनाइन की जो सेफ होती है वो पिरामिडल लाइक सेफ होती है। और पिरामिडल किसकी ज्योमेट्री होती है? पिरामिडल जो है वो अमोनिया की भी होती है। मीन्स इसकी जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी पाई जाती है जिसको बोलते हैं पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। कार्बन आयन विच आर ग्रेटली स्टेबलाइज, जो कार्बन आयन होता है वो ग्रेटली स्टेबलाइज होता है, बाय कॉन्जुगेशन के जरिए भी स्टेबलाइज होता है। इट मीन्स मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस CH2 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाएगा कि जब ये अपने नेगेटिव चार्ज को इस नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा और यहाँ से इस नाइट्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी फॉर्म में। ये CH2 जब अपने नेगेटिव चार्ज को इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करता है तो ऐसी स्टेज आती है थ्रू कॉन्जुगेशन में, तो बोथ कार्बन और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज वाले हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है थ्रू रेजोनेंस के जरिए। ठीक है। अब बात आती है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन की। जो कार्बोनाइन होते हैं वो कैसे बनते हैं? कार्बोनाइन जो है कैसे बनते हैं? कार्बोनाइन जो होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं बाय हेट्रोलाइसिस। कि जो कार्बोनाइन होते हैं, कार्बोनाइन का मतलब है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कब होगा या किसी भी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। फ्री रेडिकल कब जनरेट होता है? जब अगर किन्हीं 2 स्पीसीज के बीच में अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो वहाँ पे हाफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो उन्होंने एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनाया वो होता है, क्या होता है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास सेपरेट आउट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। बट कार्बोनाइन कार्बोकैटाइन वाली स्पीसीज में क्या होता है कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है
कि ये हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप मान लो, या फिर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन वाली कंडीशन है, जब इन दोनों के अंदर हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बोथ मतलब कार्बन एटम टेक बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन है ये दोनों के दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा, जिससे कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जो होता है एल्केन की कंडीशन में बहुत ही वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही मतलब बहुत कम होता है। इस कंडीशन में एल्केन की कंडीशन में अगर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। क्यों? ड्यू टू लो डिफरेंस ऑफ द लेस डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसके कारण। अब हम डिस्कस करते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं फीचर्स ऑफ कार्बोनाइन में आता है कि ऐसे जो कार्बोनाइन होते हैं वो आयंस होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मतलब आयंस होते हैं और साथ ही साथ हाईली अनस्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी वैलेंस शेल में। पिरामिडल ज्योमेट्री होती है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर होता है। डायमैग्नेटिक इन नेचर के होते हैं। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनकी ऑर्बिटल को जब हम फिल करके इनकी ऑर्बिटल जो है वो पेयर फॉर्म में पाई जाती है, इनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। जितने भी डायमैग्नेटिक्स होते हैं वो कलरलेस पाए जाते हैं। ऑल द कार्बोनाइन आर पिरामिडल इन ज्योमेट्री, जितने भी कार्बोनाइंस होते हैं वो पिरामिडल ज्योमेट्री टाइप के होते हैं। अब आता है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन को। तो कुछ फैक्टर हैं लाइक द इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। सबसे पहला आता है कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है कार्बोएनाइन को। इंडक्टिव का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप से। इंडक्टिव का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप से कि जो मिथाइल ग्रुप होता है अगर हमने किसी कार्बोएनाइन के पास मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया तो वो कैसे इफेक्ट करता है कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी को। कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी को कोई मिथाइल ग्रुप कैसे इफेक्ट करता है या कोई एल्काइल ग्रुप। अगर हम कार्बन के मतलब इस कार्बोएनाइन की सराउंडनेस, मतलब कार्बन की टेंडेंसी होती है 4 बॉन्ड बनाने की, बट एक इसके पास अनशेयर्ड है, इसके साथ तो बॉन्ड बनेगा नहीं। तो 3 अगर हमने सपोज दैट अगर हमने इस कार्बन के अराउंडनेस 3 अल्काइल ग्रुप को लगा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाइक ऐसे। तो क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज होगा इसके पास। एक्स्ट्रा चार्ज मीन्स एक्स्ट्रा अनस्टेबल फॉर्म होगी। ठीक है, ये होता है 3 डिग्री वाली कंडीशन में। 2 डिग्री पे चलो, 2 डिग्री पे क्या होगा, हमने 2 एल्काइल ग्रुप को लगा दिया। जब हमने 2 डिग्री कार्बोएनाइन के ऊपर जब हम चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमने 2 एल्काइल ग्रुप लगाए तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ये इसको दो एल्काइल ग्रुप जो होता है वो एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जैसे एक्ट करता है। तो यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले थे। ठीक है, तो इसके कंडीशन में इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम मिलेगा ना। तो उस कंडीशन में ये जो है सेकेंडरी वाला थर्ड वाले 3 डिग्री कार्बोएनाइन से स्टेबल मिलेगा जरा सा। अब बात करते हैं 1 डिग्री कार्बोएनाइन। 1 डिग्री कार्बोएनाइन में क्या होगा, 1 डिग्री कार्बोएनाइन होता है ये वाला, जिसके पास 2 मतलब इसके कार्बन के अराउंडनेस 2 हाइड्रोजन्स होंगे और 1 मिथाइल ग्रुप होगा और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगे थे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो ये भी इंक्रीज कर तो रहा है, बट 2 डिग्री 3 डिग्री के कंपैरिजन में कम। तो ये जो 1 डिग्री है ये स्टेबल है 2 डिग्री से। अब बात करते हैं
कार्बन के अराउंडस कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला नहीं है, ओनली फॉर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला प्रेजेंट नहीं है अराउंड द कार्बोएनाइन के चारों तरफ। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कार्बोएनाइन के ऊपर इंक्रीज नहीं हुई है, बल्कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के कंडीशन में, 3 डिग्री वाली कंडीशन में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आर ग्रुप का काम होता है, अगर कार्बोएनाइन के अराउंडनेस मैक्सिमम नंबर, मतलब अगर मैक्सिमम नंबर में आर ग्रुप लगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लगे, तो उनका काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होने के कारण कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। और अगर ओनली मिथाइल की बात करें तो मिथाइल पर नेगेटिव चार्ज जो है वो कम है 3 डिग्री 2 डिग्री के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे चार्ज कम है तो मैग्नीट्यूड भी कम है, मैग्नीट्यूड कम है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। मतलब ये जो मिथाइल कार्बोनाइन है इज़ द मोर स्टेबल देन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोनाइन की कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज़ द व्हाट इज़ द रेजोनेंस इफेक्ट, कैसे अफेक्ट करता है कार्बोएनाइन को। अब बात आती है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है कार्बोएनाइन को। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेंजाइल कार्बोएनाइन है, तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो कार्बोएनाइन है ये अपने बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये यहाँ पे मीन्स ओवरऑल 1 2 3 4 मतलब टोटल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे बने। तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने बेंजाइल वाली कंडीशन में, बेंजाइल कार्बोएनाइन की कंडीशन में। अगर हम बात करें एलाइलिक कार्बोएनाइन में, तो एलाइलिक कार्बोएनाइन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जिससे इस CH2 पे नेगेटिव आएगा। मीन्स ओवरऑल 1 and 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कंडीशन में रेजोनेंस का जब टॉपिक पूछा जाता है कि वो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट डालता है, तो ये याद रखना कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा हो रहा है। बेंजाइलिक कार्बोनाइन इज़ द मोर स्टेबल देन एलाइलिक कार्बोनाइन से ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि बेंजाइलिक कार्बोनाइन है, ये हमारे पास सिर्फ बेंजाइलिक कार्बोनाइन है। एक बेंजाइलिक कार्बोनाइन के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया, एक पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा दिया और एक पे मिथाइल ग्रुप को लगा दिया। तो यहाँ पे देखना आप लोग कि ये वाला तो इसका तो क्या है कि ओनली फॉर बेंजाइलिक कार्बोनाइन है, अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, बट इस बेंजाइलिक कार्बोनाइन के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप का काम होता है एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ये क्या करेगा, ये इस रिंग से ये इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर होने के कारण, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये अच्छा खासा क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस, मतलब जो रेजोनेंस बनेंगे वो भी ज़्यादा होते हैं। थर्ड इज़ द हाइड्रोक्सी में ये जो ऑक्सीजन होता है ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट के ज़रिए। तो यहाँ पे इस CH2 नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और इस मिथाइल ग्रुप का काम भी क्या होता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो जो सेकंड है जिस पे नाइट्रो ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन 1 स्टेबल होगा। थर्ड और फोर्थ में देखो, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं थ्रू रेजोनेंस के ज़रिए, तो सब, और इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन, ये मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन के ज़रिए। अगर हम बात करें रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्टिव कौन होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको देंगे, इस फोर्थ वाले को, तो जो फोर्थ है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, देन आता है थर्ड अपने पास। तो इसका ऑर्डर होता है 2
पहले सेकंड नंबर, फिर फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड होता है। इन दोनों के केस में रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस मतलब जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन के, क्योंकि वो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर नहीं, अगर हम ग्रेटरनेस की बात करें तो रेजोनेंस पे ग्रेटरनेस आएगा देन हाइपर कॉन्जुगेशन पे लेस। जितना कम चार्ज होगा, मतलब अगर जो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कम हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो है वो इंक्रीज कर रहा है इसके ऊपर स्टेबिलिटी को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप लगा होता है तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब बात आती है यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होगा वो देखो। इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात आती है ये वाली कंडीशन, यहाँ पे ये अपने पास CH है, ठीक है। इस कंडीशन में ये 3, इस पे 3 बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ से ये जो CH है ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से ये जो कार्बन होगा ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर मैग्नीट्यूड कम होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा तो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें अगर हम लोग, तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन डबल बॉन्ड से। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कार्बोएनाइन की। एरोमेटिक कार्बोएनाइन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग डिस्कस करते हैं। एरोमेटिक कार्बोएनाइन में के कारण नेगेटिव पार्ट भी, मतलब एरोमेटिक में नेगेटिव पार्ट होना ही चाहिए। नेगेटिव पार्ट जो होता है वो रेजोनेंस होता है, नेगेटिव पार्ट इज़ द रेजोनेंस की जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पार्ट है रेजोनेंस का बनता है। एरोमेटिक जो होता है ना, मतलब अगर नेगेटिव पार्ट में जैसे कि एरोमेटिक वाली कंडीशन होगी, एरोमेटिक जो कार्बोएनाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन रेजोनेंस वाले से। रेजोनेंस वाले से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल पाया जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि नेगेटिव चार्ज जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी पार्ट है रेजोनेंस के। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे हम लोगों ने कंपैरिजन किया हुआ है। यहाँ पे कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो है ये एरोमेटिक का ही, मतलब एरोमेटिक के अंदर नेगेटिव होना मतलब नेसेसरी है, और यही नेगेटिव अगर होता है ना तभी एरोमेटिक रोल प्ले करता है। विदाउट नेगेटिव के एरोमेटिक का कोई मतलब ही नहीं होता। एरोमेटिक जो कार्बोएनाइन होता है वो मोर स्टेबल होता है देन रेजोनेंस के। नेगेटिव पार्ट एरोमेटिक में रोल प्ले करता है, बट रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज हो या ना हो वो डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि इस वाली कंडीशन में ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, ये रेजोनेंस को करेगा। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक वाला एरोमेटिक की स्टेबिलिटी, एरोमेटिक कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन बेंजाइलिक की, देन एलाइलिक की, देन इथाइनाइल की, ठीक है। इथाइनाइल मीन्स ट्रिपल बॉन्ड की, एंड देन इथाइनाइल की मीन्स डबल बॉन्ड की, देन एल्काइल की, और फिर एल्काइल में 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री की। तो ये तो हमारे पास टॉपिक था स्टेबिलिटी ऑफ मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, व्हाट इज़ द कार्बोनाइन। थैंक यू वेरी मच।